नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने चैनल यूट्यूब एक खोज में। आज का विषय है डीएसई हिंदी भाषा का व्यावहारिक व्याकरण, जो थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर में लगा हुआ है। ये कंप्लीट पाठ्यक्रम को इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हमें सिलेबस में पढ़ना क्या है। इकाई 1 में हमें भाषा की परिभाषा और विशेषता, व्याकरण की परिभाषा और महत्व, भाषा और व्याकरण का अंतः संबंध, हिंदी की ध्वनियों का वर्गीकरण जिसमें स्वर, व्यंजन और मात्राएं रहने वाली है। इकाई 2 में हमें शब्द एवं पद परिचय, जिसमें शब्द की परिभाषा और उसके भेद, रचना एवं स्रोत के आधार पर शब्द निर्माण, जिसमें उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विकारी शब्दों की रूप रचना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और इकाई 3 में 3 विषय है, जिसमें से हम 2 भी करें तो काफी होगा, जिसमें एक वाक्य की परिभाषा और उसके अंग, और वाक्य के भेद, रचना एवं अर्थ के आधार पर मैं इस वीडियो में करवाऊंगा। ये विषय मैं नहीं करवा रहा। आगे इकाई 4 में हमें अर्थ विचार, जिसमें अर्थ की अवधारणा, शब्द अर्थ संबंध और अर्थ परिवर्तन के कारण और दिशाएं इस वीडियो में समझेंगे। एक बार पीवाईक्यू देख लेते हैं, जिसमें वही 1, 2, 3, 4 प्रश्न में तो आपके जो चारों यूनिट हैं उनमें से सेलेक्टिव टॉपिक छाट के बनाए हैं। लेकिन 5वीं यूनिट में बेसिकली जो 5वें प्रश्न में जो बेसिकली सेकंड यूनिट है उससे संबंधित प्रश्न है, जैसे प्रत्यय पूछ लिया, संधि पूछ ली, इससे संबंधित। जैसे इसमें देखिए अगर तो किन्हीं चार का समास विग्रह करना है इनका। अब आपने ये समास पढ़ा हो तभी कर पाएंगे। और यह संधि विग्रह करना है। खैर, ये बहुत बड़े अपने आप में बहुत विषय हैं, बहुत बड़े विस्तृत विषय हैं। चूँकि ये मात्र 2-2 नंबर के, 4-4 नंबर के हैं, तो मुझे लग रहा है इन पर ज़्यादा फ़ोकस ना देते हुए, जो बड़े प्रश्न हैं उन पर ज़्यादा देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं मैं पढ़ाऊँगा नहीं, पढ़ाऊँगा सभी, लेकिन आपको मैं मात्र यह सलाह दे रहा हूँ। अब हम पढ़ते हैं यूनिट 1 की तरफ, जिसमें हमें पढ़ना है भाषा और व्याकरण, जिसमें भाषा की परिभाषा और विशेषताएँ पढ़नी है। जिसमें से हम पहले हम समझते हैं भाषा की परिभाषा क्या है? चूँकि आप थर्ड ईयर में आपने बार-बार तो सुना ही होगा, जो भोलानाथ तिवारी जी द्वारा भाषा की परिभाषा है। अब पुनः उसी का दोहराव कर लेते हैं कि मानव इतिहास में विचारों के आदान-प्रदान के जितने भी माध्यम रहे हैं, उनमें भाषा सर्वाधिक सशक्त, वैज्ञानिक और व्यापक माध्यम है। व्युत्पत्तिपरक दृष्टि से भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से निर्मित हुआ है, जिसका मूल जो अर्थ होता है वह वक्तव्याम वाची अर्थात वक्तव्य वाणी, ऐसी वाणी जो वर्षों में व्यक्त की जाती है, वह भाषा कहलाती है। यदि आचार्य कामता प्रसाद गुरु के शब्दों में समझे तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर स्पष्टता से प्रकट कर सकता है और दूसरों के लिए के विचारों को आप स्पष्टता से समझ भी सकता है, वह भाषा है। सबसे महत्वपूर्ण भोलानाथ तिवारी जी की भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख अवयवों से निकली वह सार्थक ध्वनि समष्टि है, जिसका विश्लेषण और अध्ययन किया जा सके तथा जो किसी समाज विशेष में विचार विनिमय का माध्यम बने। महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? अ, व्यक्तवाची वर्णा येषाम त इमे व्यक्तवाचः, अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त होती है वह वही भाषा कहलाती है। अब हम आते हैं इसकी विशेषता पर। आखिरकार भाषा की विशेषताएं क्या है? इसमें से मुझे पहली विशेषता जो नजर आ रही है वह है यादृच्छिकता। मतलब यादृच्छिकता का मतलब है रैंडमली, ऐसे ही कि भाषा का जो निर्माण हुआ वो ऐसे ही यादृच्छिक रूप से हुआ। धीरे धीरे शब्द स्वयं गठन से जहाँ अर्थ हमें समझ आया, अर्थबोध की प्राप्ति होती गई, वहां हमने उसका अर्थ शब्द भाषा बनाई। जैसे एग्जाम्पल के लिए पानी की प्रकृति तरल है और प्यास बुझाना है। इस तरल पदार्थ को हिंदी समाज में प न नी मतलब पानी ध्वनियों के समूह से पुकारना स्वीकार कर लिया। अंग्रेजी समाज ने इसी पदार्थ को वाटर और अरबी समाज ने माँ कहा। यदि वस्तु और ध्वनि में कोई तार्किक संबंध होता तो दुनिया की सभी भाषाएं पानी को एक ही नाम से पुकारती। अतः हिंदी में प्रयुक्त शब्द यादृच्छिक माना जाता है कि जो ये शब्द बने हैं रैंडमली बने हैं, इनका कोई अपने आप में लॉजिक नहीं है। भाषा एक सामाजिक संपत्ति है और अर्जित संपत्ति है, मतलब समाज द्वारा ये दी गई है। कोई ऐसे नहीं है कि ये सीख कर आया है। पैतृक संपत्ति हो कि जो बच्चा पैदा हुआ है वह पैदा होते ही इस भाषा को सीख जाए, उसकी भाषा को नहीं, ऐसा नहीं है। समाज उसे देता है, समाज के वातावरण में वह भाषा को धीरे धीरे अपने अंदर ढालता है। परिवर्तनशीलता और भाषा का प्रवाह, कि भाषा अपने आप में परिवर्तनशील है। क्यों परिवर्तनशील है? क्योंकि यह अपने आप को कठिन से सरल की ओर लेकर जाती है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं संस्कृत। संस्कृत किस किस प्रकार से अपने आप के स्वरूप को बदलती रही, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवरहट, अवहट, अवहट से पुरानी हिंदी। तो किस प्रकार से भाषा ने स्वयं को अपने आप को सरलता की ओर लेकर गई। हम इसमें देख सकते हैं देवनागरी लिपि की पूर्ण वैज्ञानिक था।
हिंदी जिस देवनागरी लिपि में लिखी जाती है वह अक्षरात्मक है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता एक ध्वनि के लिए केवल एक चिन्ह है। रोमन लिपि बनाम देवनागरी लिपि का उदाहरण, जैसे अंग्रेजी में रोमन में पुट में यू का उच्चारण ऊ होता है, परंतु बट में ऊ हो जाता यू उच्चारण हो जाता है, मतलब अ हो जाता है। वहाँ सी एच का च, जैसे चेयर, क केमिस्ट्री और शेफ, तीनों मतलब बनते हैं। मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं है अपने आप में। लेकिन देवनागरी लिपि अपने आप में बहुत तार्किक एवं वैज्ञानिक भाषा है। किस प्रकार से, हिंदी देवनागरी में ऐसी कोई विसंगति नहीं है। क जहाँ क लिखा जाता है वहाँ उसका उच्चारण भी क ही होता है। इसमें कोई भी वर्ण साइलेंट नहीं होता, जैसे अंग्रेजी में नॉलेज में के साइलेंट और डब्ल्यू भी मूक ही है एक प्रकार से। लेकिन हिंदी में ज्ञान के सभी वर्ण उच्चरित होते हैं। व्याकरणिक पदक्रम और एवं निश्चितता आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर क्या होता है। पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, क्रिया आती है। वही अंग्रेजी में पहले सब्जेक्ट, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारी व्याकरणिक पदक्रम आता है। लिंग और वचन की क्रियात्मक संगति, की हिंदी में संज्ञा के लिंग और वचन का सीधा प्रभाव क्रिया और विशेषण पर पड़ता है, जो वाक्य को आंतरिक सुसंगति प्रदान करता है। लिंग भेद, अच्छा लड़का दौड़ता है, पुल्लिंग। बनाम, अच्छी लड़की दौड़ती है। वचन भेद, लड़का खेल रहा है, एक वचन। बनाम, लड़के खेल रहे हैं। ठीक है। अब आते हैं भाषा और व्याकरण में अंतः संबंध, क्या दोनों में संबंध है। ठीक है। व्याकरण शब्द की उत्पत्ति वी धन आ धन क्री धन ल्यूट मतलब कर्ण से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणाम, अर्थात जिसके द्वारा शब्दों के शुद्ध रूप और प्रकृति का विश्लेषण किया जाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने इस भाषा का शब्दानुशासन कहा है। यदि बात करें व्याकरण का मुख्य कार्य भाषा के अंगों का विश्लेषण करके उसके शुद्ध और अशुद्ध रूप को पृथक करना है। ठीक है। भाषा और व्याकरण के बीच का शब्द संबंध अत्यंत गहरा है। भाषा का एक गतिशील, सामाजिक और सतत प्रवाहित होने वाली वस्तु है, जबकि व्याकरण उस प्रवाह को स्थिरता, मानकता और शुद्धता प्रदान करता है। इनके अंतर संबंध को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। जैसे भाषा अग्रगामी है, व्याकरण अनुगामी है, और तटबंध और नदी का संबंध है। इसका तात्पर्य यह है, जिस प्रकार कोई तट एक नदी पर निर्भर होता है, नदी तट पर निर्भर होते हैं, ठीक उसी प्रकार कोई भाषा उसके व्याकरण पर निर्भर है। तभी जाके जो भाषा की, या यूँ कह सकते हैं जो अराजकता है भाषा में, वो नहीं आ सकती यदि उसमें व्याकरण है। तो वो हमेशा एक शुद्धता की तरफ रहेगा। मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन करता है व्याकरण उसमें। अब हम अगले विषय पर आते हैं, हिंदी की ध्वनियों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। जिसमें कुछ बेसिक बेसिक की टर्म्स है वो समझ लेते हैं, कि भाषा की लघुत्तर अविभाज्य इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। जो भाषा की सबसे तोड़ जब तोड़ तोड़ के निकालेंगे, जो अंत में जाके जो प्राप्त होता है, जैसे वह वर्ण होगा। जैसे मैं जब लिखता हूँ राम, राम जब लिखता हूँ, तो र में भी ये कैसे टूटेंगे। जैसे इस ये भी क्या है, एक शब्द है, वर्णों का समूह। जैसे यहाँ पे लिखा है वर्णों का समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। पहले इसमें राम को जैसे तोड़ूंगा, आप र देख लीजिए, यहाँ पे पहले र आएगा, फिर धन आ आएगा, फिर म भी ऐसे आएगा, फिर उसमें अ लग जाएगा। तो जैसे टूटा। अब ये र अपने आप में एक वर्ण है। हाँ, र के हलंत लगेगा तब ये भी एक वर्ण है, ये भी वर्ण है, ये म भी एक वर्ण है, अ भी एक वर्ण है। तो जिस प्रकार से ये अविभाज्य हुआ, यही सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। जब ये वर्ण आपस में मिल जाते हैं तो शब्द कहलाते हैं। अब ये शब्द आपस में मिल जाते हैं तो वाक्य कहलाते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक चीज थी। अब मेन बात आती है, वर्णमाला क्या है। अब ये वर्ण जो है, वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम ही क्या है, वर्णमाला है। कि जब इनको व्यवस्थित रूप से एक के बाद एक स्थापित किया जाता है तो वो वर्णमाला कहलाता है। अब हम पहले एक एक करके बात करेंगे। जो ये वर्ण है, इनके दो विभाज्य की, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। स्वर की संख्या मुख्यतः यदि केंद्रीय जो हिंदी निदेशालय उसके अनुसार देखें तो 52 है। वर्णमाला में वर्णों की संख्या कौन कौन सी है, अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। अब इसमें, अब आप बोलते होंगे, जैसे मैं आपसे पूछूं ये क्या है, आप बोलेंगे छोटे अ से अनार। लेकिन अब आप थर्ड ईयर में, तो मेरे हिसाब से इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको ह्रस्व इसकी जगह प्रयोग करना चाहिए। ह्रस्व मतलब दीर्घ, जो छोटा है। अ, दीर्घ नहीं, क्षमा चाहूंगा, लघु। अच्छा, तो ये ह्रस्व आ है, लघु आ, और दीर्घ कौन सा हुआ इसमें से, फिर ये वाला आ दीर्घ है।
ठीक है। और इनकी संख्या कितनी, 11 संख्या है। कितनी है, 11। इसके अलावा इसमें आते हैं आयोगवाह। अब आप सोचेंगे आपने तो बचपन में पूरा आसनार पढ़ा है, आपने अंत में अ के बाद इसके बाद एक अंग भी लगाया, वो कहा गया, वो भी है, लेकिन उसे इसमें काउंट नहीं किया जाता है। उसे आयोगवाह अलग ना श्रेणी में रखा जाता है। उसका भी कारण है, मैं आज नीचे चर्चा करूंगा। अंग मतलब जिसे अनुस्वार है, ये अंग है, ये विसर्ग कहलाता है। ये दो है कुल। और व्यंजन की बात करें तो वही व्यंजन आपके, ये देखे तो क ख ग घ ङ च छ ज ज ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श स ह। ये तो कहलाता है आपके मूल व्यंजन, जो टोटल कितने, 33। और आपके ये क्ष त्र ज्ञ श्र, ये आपके संयुक्त व्यंजन जो 4 कहलाते हैं। और ये द्विभुज व्यंजन जो बच जाते हैं अंत में अढ़ और अढ़, ये आपके कहलाते हैं द्विभुज व्यंजन, जो टोटल मिलाकर 52 हो जाते हैं। तो हिंदी की वर्णमाला टोटल 52 हो गई। अब यहाँ पर मैंने कुछ के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करा है किस प्रकार से हमारा स्वर तंत्र काम करता है। यहाँ पर हमारा होता है एक स्वर तंत्र, उसके तनिक ऊपर होता है स्वर यंत्र, और यहाँ पर ये हमारा कहलाता है कंठ। और आप देखते हो यहाँ पे कुछ जो एक प्रकार से झूलता है, वो हमारा होता है ये होता है कौवा। क्या 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 हमारे यहाँ तो मतलब कौवा कहते हैं, आपके वहाँ पे कुछ और कहा जा सकता है शायद। और इसके आगे जस्ट होता है कोमल तालु, ठीक है। और इसके आगे होता है कठोर तालु, और उसके आगे होता है मूर्धा। और ये तो दंत है, दांत मतलब आप जानते होंगे। ये ओष्ठ है, ओठ। और ये मसूड़े हैं जो हमारे दांतों के नीचे होते हैं। ये तो आपने चित्रकारी के माध्यम से समझा। अब मेन समझते हैं स्वर का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है आखिरकार, जो सबसे महत्वपूर्ण भी है। ये आपके प्रश्न में भी आ सकता है। जिस प्रकार से मैंने बताया, स्वरों की संख्या कितनी, टोटल 11 है, ठीक है। अब हम स्वरों का वर्गीकरण करें तो पहले देखते हैं उच्चारण काल के आधार पर, कि हम जब बोलते हैं तो उसमें किस प्रकार से हम वर्गीकरण कर सकते हैं स्वर का, जिसमें पहले ह्रस्व स्वर, जिसमें मैंने बताया क्या, जो छोटे हों, जैसे अ, ई, उ, री। अब आप सोचेंगे ये ए क्यों नहीं, ये ए ह्रस्व नहीं, ह्रस्व में नहीं आता है, ये दीर्घ में आता है, ठीक है। अब दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ में आ, ई, उ, ए, ओ, औ आता है, ठीक है। अब ये आपको रटना पड़ेगा अच्छे से। प्लुत स्वर, ये ओम होता है। अब यदि बात करें तो ये प्लुत स्वर के ज्यादातर संस्कृत में प्रयोग होता है, हिंदी में ज्यादा है नहीं। अगर आप इसे छोड़ देते तो कोई बात नहीं। अब जीभ के प्रयोग के हिसाब से देखें तो जीभ की स्थिति मैंने, हाँ यहाँ बताइए, देखिए। अब जीभ की स्थिति देखें तो जीभ हमारी कुछ इस प्रकार से होती है, आपको अजीब सी लग सकती है दिखने में। ये जो पीछे का भाग होता है इसे बोलते हैं पश्च। और जो ये थोड़ा बीच में होता है इसे बोलते हैं मध्य या जीवा पृष्ठ। और इसके थोड़ा आगे होता है ये अग्र जीवा, ये पूरा। और इसके जो ये वाला एरिया होता है, ये होता है जीवा वाणी, जिस वाणी से आप बोलते हैं, ठीक है। अब इनका करते हैं वर्गीकरण जीभ के आधार पर। जो अग्र स्वर की जो स्वर प्रयोग होते हैं, जो अग्र जीवा में के माध्यम से प्रयोग में लाए जाते हैं, वह ई ए अय है। और मध्य के बीच में जो ला जाता है वो अ है, होता है। और पश्य मतलब जीभ के जो पिछले वाला भाग है उसमें जो बोला जाता है वह आ, उ, ओ, औ और ये वाला ओ भी, ठीक है। अगला देखते हैं मुख, मुख द्वार की दृष्टि से, जिसमें विवृत आता है, जिसमें कहा जाता है हमारा मुख पूरा खुला होता है। इसमें जो पूरा मुंह है, हमारा पूरा मुंह खुला हुआ है, पूरा मुंह खुला हुआ है हम जब बोल रहे हैं, जिसमें आ एक उदाहरण है। और अर्धवृत्त, जिसमें हमारा मुंह आधा खुला है, हमारा मुंह आधा खुला है, जिसमें ओ, औ, ठीक है। और अर्ध संवृत्त में, जिसमें हमारा मुंह आधा बंद है, आधा बंद है, जिसमें ए, ओ। और संवृत्त में, जिसमें हमारा पूरा मुंह बंद होता है, जिसमें पूरा मुंह क्लोज होता है हमारा, इसमें से ई, उ, ओ होता है, ठीक है। अब होठों की स्थिति के आधार पर देखें तो इसमें से वृत्तमुखी जो होता है, जिसमें होठ गोलाकार हो जाते हैं पूरे। किस किस में होते होंगे आप खुद स्वयं बोलकर देखिए, प्रैक्टिकल करके देखिए। उ, ओ, ओ। इसमें हमारा पूरा, अगर आप मुंह बोलेंगे, पूरा गोला हो जाता है। अर्धवृत्त अगर देखें तो अवृत्त मुखी, जिसमें होठ गोलाकार बिल्कुल नहीं होते, जैसे अ, आ, ई, ए, ऐ। अब हम आते हैं व्यंजन के वर्गीकरण में, जिसमें से आप ये तो जानते होंगे बेसिक चीज। क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है और प वर्ग होता है, ये मैंने बताया। और इसके जो लास्ट वाले ये होते हैं, क्या कहलाते हैं, आप सभी को मालूम होगा, पंचमाक्षर। इसमें पंचमाक्षर का नियम भी होता है, मैं आगे बताऊंगा उसमें। अंतस्थ व्यंजन समझते हैं, ये य र ल व है। ऊष्म व्यंजन श श ह। संयुक्त व्यंजन क्ष त्र ज्ञ और श्र।
ठीक है। अब आगे देखते हैं कि किस प्रकार से इनके वर्गीकरण किया जा सकता है। आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर देखें तो व्यंजन के 8 मुख्य भेद हैं। स्पर्श व्यंजन के इनमें देखिए क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ, भ। मतलब इसमें क्या नहीं आया है, क्या मिसिंग है, आप खुद नोटिस करिए। इसमें पंचमा जो पंचम अक्षर है, ये पंचवर्ण, ये सारे मिसिंग हो रखे हैं। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, आपके ये स्पर्श व्यंजन कहला रहे हैं। और इस पर संघर्षी व्यंजन ये कहलाते हैं च, छ, ज, झ। संघर्षी व्यंजन श, श, स, ह, ख, ग, ज, फ। नासिक्य व्यंजन ड, ङ, ञ, ण, न, म। मतलब आपके जो पंचमाक्षर है, वो आएंगे नासिक के व्यंजन, या इनको नासिक भी कहा जाता है पंचमाक्षर को। पाश्चिक व्यंजन उच्चारण में जीभ तालु को छूती है और हवा जीभ के अगल बगल हो जाती है, जैसे ल इसका उदाहरण है। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन जिसके उच्चारण में जीभ 2-3 बार कंपित होती है और या लुढ़कती रहती है, जैसे र। उत्क्षिप्त या द्विगुज व्यंजन जिसमें अढ और अढ़ होता है। ठीक है। अर्ध स्वर की बात करें तो जिसमें य और व होता है। आप सोचेंगे यार ये कैसे समझने वाला है, ये रटने वाली चीजें हैं, अब आप इनको रट ली, समझने लायक है लेकिन समझने का समय नहीं है। बाह्य प्रयत्न के आधार पर देखें तो इसमें अल्प प्राण और महाप्राण। प्राण मतलब आप देखेंगे प्राण किससे जुड़ी होती है, हमारे श्वास से जुड़ी हुई होती है। जब हम कम हवा निकालते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में हम कम हवा निकालते हैं, तो वो कहलाते हैं अल्प प्राण। जैसे जिसमें क्या क्या आता है, जो पहला जो पूरा वर्ण आता है क वर्ग का, क्षमा चाहूंगा, क से पूरा ये देख सकते हैं, जो ये पूरा आ रही, मैं ऐसे अब प्रयोग करूंगा जिससे आप खुद समझ जाइएगा। ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, पांच है। मतलब ये पूरी श्रेणी एक, दो, तीन, चार, पांच में आएंगी। तो उम्मीद है आप ऐसे समझ सकते हैं। तो अल्प प्राण में यदि देखें तो कौन कौन से आता है, अल्प प्राण में भैया एक, तीन और पांच आता है। इसके साथ साथ अंत्यस्थ व्यंजन भी आता है और सभी स्वर भी आ रहे हैं। अब महाप्राण की बात करते हैं, इसमें कौन-कौन सा बच गया था? दूसरा और चौथा आता है। इसके अलावा इसमें ऊष्म व्यंजन आते हैं सभी के सभी। अब देखते हैं घोषत्व के आधार पर, मतलब जिनको बोलते समय हमें घर्षण हो। जिसमें घर्षण हो वो सघोष होता है और जिसमें घर्षण ना हो वो अघोष होता है। जिसमें घर्षण नहीं है वो है जैसे पूरा पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा, और इसमें सघोष है जिसमें घर्षण होता है, वह तीसरा और चौथा और पांचवा होता है। ठीक है। ये हो गया आपका व्यंजनों का वर्गीकरण। अब हम आते हैं नेक्स्ट यूनिट पे जिसमें हमें पढ़ना है शब्द एवं पद विचार। इसमें शब्द की परिभाषा और उसके भेद रचना और शोध के आधार पर पढ़ना है। और शब्द निर्माण इसमें उपसर्ग प्रत्यय संधि समास और विकारी शब्दों की रूप संज्ञा, जिसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया हमें पढ़नी है। तो दोस्तों पहले हम सबसे पहले देखेंगे शब्द की परिभाषा, जिसमें शब्द का अर्थ क्या होता है। शब्द ध्वनियों के उस समूह कहते हैं जिसका कोई विशेष अर्थ हो, मतलब सार्थक अर्थ निकले। एग्जाम्पल के लिए जब मैं लिखता हूँ कमल, तो कमल का अपने आप में एक अर्थ है, लेकिन इसी को मैं वर्णों को उधर उधर कर दूं तो कलम, कलम का भी अर्थ है, लेकिन मैं कर दूं लमक, तो लमक का कुछ अपने आप में अर्थ नहीं है। तो इधर उधर नहीं, तब उसका स्वतंत्र अर्थ होना चाहिए। खैर, अब आते हैं इसके शब्द संपदा का वर्गीकरण करते हैं, जिसमें से पहला हमें मिलता है स्रोत की दृष्टि से शब्द। इसमें शब्द तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। निर्माण की दृष्टि देखें तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। प्रयोग की दृष्टि देखें सामान्य, पारिभाषिक और अर्थ पारिभाषिक। परिवर्तनीयता की दृष्टि से देखें तो विकारी और अविकारी। अब इसका मतलब क्या है, देखिए जो शब्द निर्माण होता है, शब्द हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो स्रोत का कहलाएगा प्रश्न कि हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है, इसका निर्माण कैसे होता है और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, और ये परिवर्तन मतलब किस किस के प्रभाव से परिवर्तन में आ जाते हैं, वो इसका तात्पर्य है। अब हमें पढ़ना है इसमें से मूलतः ये स्रोत की दृष्टि से और निर्माण की दृष्टि से, और परिवर्तनीयता की दृष्टि से हमें विकारी पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। और इसमें मूलतः ये देखूं तो हमें शब्द निर्माण में अ, विकार शब्द निर्माण में जो ये विकारी जो शब्द है, विकारी में भी हमें संज्ञा सर्वनाम पढ़ना है, विशेषण क्रिया पढ़ना है, लेकिन मैं विशेषण क्रिया नहीं कराऊंगा, संज्ञा सर्वनाम करवाऊंगा। आगे देखते हैं, पहले पे आते हैं स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। इसमें हमें भैया तत्सम शब्द, आप सभी को पता है तत्सम शब्द मतलब वो तत् धन शम, जहां हमने अर्थात उसके समान हमने संस्कृत के जो शब्द हैं वो सीधा हिंदी के शब्दों में हिंदी के वाक्यों में प्रयोग करना इस्तेमाल कर दिए, तो इसका मतलब वो कौन से शब्द है, तत्सम शब्द है, जैसे अग्नि, सूर्य, दुग्ध, रात्रि, वायु, ग्रह और अस्त, हस्त, दंत। और तद्भव शब्द कौन से हैं, जो परिवर्तन में आ गए, किसमें आए, परिवर्तन, जो संस्कृत के शब्द थे वो जब हिंदी में प्रयोग होने लगे, तो जब परिवर्तन में जो उनमें आया, बदल कर आए, तो वह कौन से कहलाए, तद्भव शब्द कहलाए। जैसे अग्नि अग्नि से आग,
दुग्ध से दूध, रात्रि से रात, हस्त से हाथ। इसके अलावा देख सकते हैं देशज शब्द। देशज जो देश में ही जन्मे हो, जो क्षेत्रीय भाषा में जन्मे हो, स्थानीय बोली में ही प्रयोग होते हो, जैसे उदाहरण के लिए लोटा, पगड़ी, खटिया, डिबिया, बेट, खिड़की, थप्पड़, गड़बड़। आगे देखें तो हमें नजर आते हैं विदेशज शब्द, जो विदेश से प्राप्त हो, सरल है। जो हमें अंग्रेजी शब्द से प्राप्त हुआ हो, अरबी से, तुर्की से। अंग्रेजी से जैसे स्कूल, डॉक्टर, पेन, बस, स्टेशन। अरबी से किताब, कलम, बाजार, कागज और आदमी, फौज। तुर्की से देखें तो कैंची, तोप, बाल्टी, अलमारी, चाबी। ठीक है, अब देखते हैं रचना या बनावट के आधार पर शब्द कैसे किस प्रकार से ये इनकी रचना होती है। अब एक पहला शब्द मिलता है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द का मतलब होता है जो अपने आप में ही सार्थक अर्थ दे रहा है और मूल शब्द है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जब मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ विद्यालय, ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, विद्या, धन, आलय। तो इसका तो आपको पता है भाई, इसका करेंगे तो विद्यालय हो जाएगा। लेकिन विद्या या आलय, ये विद्या भी अपने आप में क्या है, एक मूल शब्द है, रूढ़ शब्द है। इसका कोई अब दूसरा और संधि विच्छेद करना संभव नहीं है। और देखें तो एग्जाम्पल के लिए और युद्ध ले लेते हैं। युद्ध ऐसा शब्द है जो अपने आप में क्या है, एक मूल शब्द है, रूढ़ शब्द है। क्यों? क्योंकि इसका संधि विच्छेद करेंगे जब, मतलब नहीं कर सकते, एग्जाम्पल के लिए नहीं कर सकते हैं। और जिनका हम कर पाते हैं, करने के बाद जो हमें दो शब्द प्राप्त होते हैं, वो भी अपने आप में क्या बन जाते हैं, रूढ़ शब्द बन जाते हैं। तो ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे घर, घर का कोई अपने आप में संधि नहीं कर सकते, इन दोनों का कोई अर्थ नहीं। जैसे घर, घर कोई अर्थ नहीं है। पानी, पा, धन, नी, कुछ नहीं होता इनका अर्थ। ठीक है, अब आगे देखते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द का मतलब जिन्हें तोड़ सकते हैं, जिनका दो से अधिक सार्थक शब्द का मेल हो, जिसका संधि भी किया जा सकता है। जैसे विद्यालय का विद्याधनालय, प्रधानमंत्री का प्रधान धन मंत्री, पुत्र वधु का पुत्र धन वधु। ठीक है, आगे देखिए देखिए तो योग रूढ़ का मतलब क्या होता है, इसमें यौगिक और रूढ़ दोनों का समन्वय हो। ये शब्द बनावट में या तो यौगिक होते हैं, लेकिन ये अपनी सामान्य या शाब्दिक अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ तय हो जाते हैं। यानी इन्हें पढ़ते ही किसी तीसरे या विशेष व्यक्ति, वस्तु का ध्यान आता है। ठीक है, आगे देखें तो इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं पंकज का, पंख, धन, ज। अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या होता है, यदि हम मैं आपसे पूछूं पंकज का अर्थ क्या होता है, आपने पर्यायवाची बचपन में बहुत रटे हैं, तो आपको आप बता देंगे कमल का फूल। लेकिन पंकज का जब संधि विच्छेद करते हैं तो हमें अर्थ प्राप्त अलग होता है। जो पंख का मतलब कीचड़, ज का मतलब जन्मा, जो कीचड़ में जन्मा। अब कीचड़ में मात्र कमल का फूल ही थोड़ा जन्म लेता है, बहुत पत्ते होते हैं, सिंगाड़ा होता है, मतलब अनेकों चीजें होती है, तो सब पंकज कहलानी चाहिए। लेकिन विशेष रूप से विशेष अर्थ जो प्राप्त हो, वो कमल हो गया पंकज का अर्थ। इसी तरह लंबोदरा का मतलब होता है लंबा है जिसका उदर, मतलब पेट जिसका बहुत लंबा हो, मोटा हो। विशेष रूप से हमने अर्थ दे दिया भगवान गणेश को इसका मतलब। अब इसमें देखते हैं अगला विकारी शब्द। विकारी शब्द जो मतलब वाक्य में जब इनका प्रयोग होता है तो जिससे विकार उत्पन्न हो जाए, तो वो कहलाता है विकारी शब्द। अब देखते हैं एग्जाम्पल के लिए, सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे पहले संज्ञा। जिसमें यदि देखें तो संज्ञा के अर्थ तो आप सभी को पता है, बचपन में यही सब रटा है। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या जाति के नाम को भैया संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए पवन पुस्तक, दिल्ली, ईमानदारी, बुढ़ापा, सेना। संज्ञा के भेद, जिसमें 3 भेद होते हैं प्रमुख, लेकिन 5 माने जाते हैं। इसमें आप सभी को पता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक और द्रव्यवाचक, समूहवाचक संज्ञा। मोटा-मोटा देख ले तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति का नाम हो, जैसे राम, भारत, गंगा। जातिवाचक में जो किसी पूरी जाति का बोध करा है किसी की, जैसे लड़का, नदी, पर्वत, देश। भाववाचक संज्ञा जैसे देखा या छुआ ना जा सके, केवल महसूस किया जा सकता है, मिठास, बचपन, ईमानदारी। द्रव्यवाचक संज्ञा जिससे किसी धातु, तरल या पदार्थ का बोध हो, सोना, पानी, तेल, दूध और लोहा। समूहवाचक संज्ञा जो किसी समूह या इकट्ठा होने का बोध कराए, सेना, कक्षा, सभा, भीड़। ये सब क्या कहलाते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब आते हैं सर्वनाम पर। सर्वनाम की बात करें तो मैंने इसके जो भेद हैं उसके लिए एक ट्रिक आपके लिए प्रस्तुत करी है, अनाप शनाप। जिसमें अ का प्रयोग आप अनिश्चितवाचक, अनिश्चयवाचक, और न का निश्चयवाचक, पुरुष का पुरुषवाचक, और स से संबंधवाचक, न से निजवाचक, प से प्रश्नवाचक। आगे देखें तो इसकी परिभाषा तो आप सभी को पता है, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो सर्वनाम कहलाते हैं। इसके भेद की बात करें तो प्रमुखतः पुरुषवाचक सर्वनाम पर आऊं, तो इसका मतलब होता है जो इसमें भी 3 विभाजन कर दिए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम, मेरा, हमारा। मध्यम में तू, तुम, आप, तुम्हारा। अन्य में वे, वह, उनका। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, व्यक्ति 1, व्यक्ति 2। अब जो ये व्यक्ति कौन है, ये उत्तम पुरुष है।
जिसे जिस जिससे ये बात कर रहा है सेकंड पुरुष है, तुम, तुम्हारा, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन है, मतलब अन्य पुरुष है। निश्चयवाचक की बात करें, जो निश्चय तो बिल्कुल ये है, मेरी पुस्तक है, वह तुम्हारा घर है। अनिश्चय, इसमें कोई निश्चय नहीं है, बाहर कोई खड़ा है, चाय में कुछ गिर गया है। संबंध वाचक सर्वनाम की बात करें, जो जागेगा वो पाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। प्रश्नवाचक की बात करें, जिसमें क्या करोगे, कौन खाओगे, मतलब क्या, कब, कौन, कैसी, जैसे प्रश्नवाचक शब्द जो जहां आ जाए वो प्रश्नवाचक संज्ञा है। निजवाचक सर्वनाम की बात करें तो अपने मैं अपना काम करूंगा, जिसमें खुद का बोध हो, स्वयं की बात की जाए, अपने आप को रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, मैं खुद पढ़ लूंगा, ऐसे शब्द। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अच्छे से समझा इस चीज को। अब हम आते हैं शब्द निर्माण की युक्तियों में, जिसमें हम पहले समझते हैं संधि को। देखिए, संधि का जो मोटा मोटा चीज है, मैं आपको यहाँ समझा दूंगा, लेकिन संधि अपने आप में बहुत विस्तृत है। आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से अपनी खुद लिखकर हैंड रिटन नोट्स तब डाले हैं। मुझे मुझे लगा कि मैं इसकी जब पीपीटी बनाऊंगा तो बहुत वो हो जाएगा लेंथी, और टाइम भी बहुत लगेगा, तो मैं सोचा लिख ही लेता हूँ। लेकिन इसमें समय बहुत लगेगा मुझे समझाने में, क्योंकि समझाने वाली चीज है, और इसमें मुझे लगता है इसमें ज्यादा टाइम देने का कोई फायदा भी नहीं है। तो मुझे लगता है मैं इसकी एक स्वतंत्र वीडियो, एक इंडिविजुअल वीडियो अभी बना दूंगा। आप उसको बाद में देख लेना, बस आप इसका मोटा मोटा चीज समझ ली। ज्यादा ज्यादा क्या है, संधि क्या होती है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होता है जो विकार, वो आपका क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। अब इसमें क्या मतलब है, एक प्रथम जो शब्द होता है, एग्जाम्पल के लिए एक पूरा इंडिविजुअल शब्द है, जब इनका क्या कर देंगे, संधि। संधि मतलब पहले से हुआ हो, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने लिया उमा, उमा धन ईश, ईश का एग्जाम्पल। तो ये उमा धन ईश, इसमें ये म है। अब इसका जब करेंगे संधि विशेष तो म धन अ होगा, और ईश का करेंगे तो स्वतंत्र अपने आप में एक स्वर है। तो इनका यदि करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों के जो आपस में विग्रह से जो विकार उत्पन्न होगा, वह संधि कहलाता है। मतलब दो वर्णों के में उत्पन्न जो विकार है वो संधि कहलाता है, मोटा मोटा। अब मूलतः इनमें होता क्या है, जो प्रथम शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण विकार आपस में उत्पन्न करेगा, और द्वितीय जो शब्द होता है उसका प्रथम वर्ण करेगा। एग्जाम्पल के लिए, प्रथम शब्द है, ये द्वितीय शब्द है, इसका जो अंतिम वर्ण है और इसका प्रथम वर्ण है, आपस में जो मिलेंगे, जो विकार करेंगे, वो होगा आपका संधि कहलाएगा। संधि के मूलतः भैया तीन प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जिसमें से स्वर्ग संधि के जो है वो पांच टाइप्स बांटती है, प्रकार है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, और यण स्वर संधि, और अयाद स्वर संधि। आगे देखिए तो हमें देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने कहा, ये जो संधि है इसका मैं पूरा का पूरा एक वीडियो आपके सामने जरूर लेके आऊंगा। अभी मुझे लगता है इसको पढ़ाना समय की बर्बादी है। आप मूल मूल चीजें मुझे लगता है पढ़ लीजिए, आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा लूंगा। अगर आप समझ सकते हैं इन चीजों को तो अवश्य समझिएगा। बाकी मैं इसके स्वतंत्र वीडियो अभी आपके सामने लेकर जरूर आऊंगा। बाकी हम शुरू करते हैं अब समास को। समाज अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण शब्द टॉपिक हो जाता है। समास क्या होता है, समास हिंदी व्याकरण में समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप में करना। जैसे यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, समास इज इक्वल टू कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना। जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र शब्द मिलकर एक नए और सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं, तो यह शब्द निर्माण की प्रक्रिया समास कहा जाती है। महत्वपूर्ण इसकी परिभाषा देखें तो समस्त पद, समास विग्रह, और पूर्ण पद और उत्तर पद होते हैं। इसमें तीन चीजें होती हैं। ठीक है, यदि कोई शब्द है उसका समस्त पद, मतलब जो ये पूरा क्या कहलाता है, समस्त पूरा पद है, पूरा 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 शब्द क्या है, ये समस्त पद है। यदि इसको तोड़ सकते हैं आपस में, तोड़ नहीं मतलब इसके और विस्तृत आकार दे सकते हैं, तो वो होता है समास विग्रह। आपके पेपर में आ रखा है समास विग्रह। और पूर्व पद, जैसे इसमें दो शब्द अगर निकलते हैं तो इसमें जो पूर्व पद मतलब जो क्या है, पूर्व पद मतलब पहले का जो पद आ रहा है, और उत्तर पद जो बाद का पद है। ठीक है, अब इसमें बात करें समास विग्रह की, तो जैसे मैंने लिखा है राजा का पुत्र, ये तो पहले समास विग्रह हो रखा है। वैसे इसका असली समास क्या है, राजपुत्र। क्या होगा, राजपुत्र। तो ये इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, राजा का पुत्र। ये तो बहुत इजी चीजें हैं, इनमें मुझे लगता है बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना आपका ही अपमान होगा। पदों के प्रधानता और आधार पर समास का वर्गीकरण देखें तो इसमें मूलतः चार चीजें आती हैं, पूर्व पद, उत्तर पद, दोनों पद प्रमुख होते हैं, कोई भी पद प्रमुख नहीं होता। मतलब इसके टाइप्स की बात कर रहे हैं बेसिकली।
जिसमें से भैया अव्ययभाव समास जो है उसमें पूर्व जो पद होता है वो प्रधान होता है। तत्पुरुष और कर्मधारय और द्विगु में तीनों में उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। मतलब उसके अलावा कोई और अर्थ निकल रहा होता है। अब इनके एक एक करके परिभाषा को देख लेते हैं। अव्ययभाव समास कौन सा होता है? जिस समास का पहला पद कोई अव्यय या उपसर्ग हो और वही पद प्रधान हो उसी अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे इसको पहचानने की ट्रिक क्या है? शब्द के प्रारंभ में यथा, आ, भर, अनु, प्रति, हर या उप जैसे उपसर्ग होंगे तो भैया वो कौन सा होगा? अव्ययभाव समास होगा। जैसे यथाशक्ति मतलब यथा इस शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन दिन दिन या प्रत्येक दिन, आजीवन जीवन भर, रातों रात रात ही रात। तत्पुरुष समास देखे तो जिस समाज में दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक विभक्ति जैसे को से के लिए का की के में पर का लोप हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे इसमें भी टाइप्स है जैसे कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण। जैसे गगन चुंबी गगन को चूमने, तुलसी कृत तुलसी द्वारा कृत, प्रयोगशाला प्रयोग के लिए शाला, ऋण मुक्ति ऋण से मुक्त, राजपुत्र राजा का पुत्र, पुरुषोत्तम पुरुष में उत्तम। अब देखते हैं कर्मधारय समास। इसमें जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे चरण कमल कमल के समान चरण, नील कमल नीला है जो कमल, महापुरुष महान है जो पुरुष, चंद्रमुख चंद्रमा के समान है जो मुख। अब अगले आते हैं द्विगु द्विगु समाज। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो और उत्तर पद किसी समूह का समाहार का बोध कराता हो उसे द्विगु समाज कहते हैं। जैसे चौराहा, त्रिलोक, नवग्रह, सप्ताह। चौराहा का 4 राहों का समूह, त्रिलोक का 3 लोगों का समाहार, नवग्रह का 9 ग्रहों का समूह, सप्ताह का 7 दिनों का समूह। अब अगले में आते हैं द्वंद्व समास। इसमें जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इन पदों के बीच प्राय योजक या योजक चिन्ह आ जाते हैं। जैसे ये वाला योजक चिन्ह, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए माता पिता माता और पिता, पाप पाप पुण्य पाप या पुण्य, सुख दुख सुख और दुख, दिन रात दिन और रात। मतलब इसमें ये आप ट्रिक मत मान लीजिए कि ये रोजों की चुनाएगा कि एग्जामिनर कहीं पागल बनाने के लिए आपको इसमें दिमाग खेलता है कि इसमें कभी योजक चिन्ह नहीं लगाता और द्वंद्व समास हो जाता है वो भी। तो आप इसके मूल अर्थ को ध्यान में अवश्य रखें। बहुब्रीहि समाज को देखो तो जिस समास पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे विशेष अर्थ का बोध कराए। जैसे दशानन, अब दशानन से क्या पता चल रहा है? इसके 10 है आनंद 10 मुख है लेकिन ये रावण से अर्थ है। लंबोदर आप सोचिए लंबा जिसका उदर मतलब पेट लेकिन गणेश जी से संबंधित है। पीताम्बर इसके पीले वस्त्र हो अंबर हो लेकिन ये कृष्ण जी की बात कर रहे हैं। अब हम आते हैं भ्रम दूर करे यदि हाँ ये प्रमुख बात हो जाती है अभी ये कि अब हम क्या करते हैं कभी कभी धर्मदार और बहुब्रीहि समाज में अंतर नहीं समझ पाते। अंतर देख लेते हैं इनका। कर्मधारय में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे पीलांबर पीतांबर, परंतु जब पीतांबर का अर्थ पीले वस्त्र धारण करने वाले कृष्ण लिया जाए तब वहां बहुब्रीहि समास होगा। निर्णय होगा हमेशा विग्रह के आधार पर होगा। द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर देख लेते हैं। द्विगु समाज का पहला पद केवल संख्या बताता है और समूह का बोध कराता है। जैसे चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला समूह। लेकिन यदि 4 भुजाएं इस जिसकी अर्थात विष्णु का अर्थ निकाला जाए तो वह बहुब्रीहि समास बन जाता है। अब आते हैं हम इसी के भीतर यदि देखिए तो हमें मिलता है उपसर्ग। अब उपसर्ग क्या आशय है? जो शब्द के आगे लगकर शब्द में विकार उत्पन्न करे वो क्या कहलाता है? आपका उपसर्ग कहलाता है। मतलब शब्द को परिवर्तन कर दे वह क्या कहलाता है? आपका उपसर्ग कहलाता है। तो उम्मीद है आप यहाँ पर उपसर्ग के थोड़े बेसिक टर्म्स को समझेंगे। अब हम डीप समझते हैं। जैसे यदि बात करें तो उप धन सर्ग जब आपस में मिलते हैं तो किसी शब्द का निर्माण हो जाता है। यदि बात करें तो अर्थात मूल शब्द के समीप आकर एक नए शब्द की सृष्टि का निर्माण करना ही उपसर्ग का मूल कार्य है। शब्दांश होने के कारण इनका स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व का मतलब प्रयोग नहीं होता परंतु मूल शब्दों के साथ जुड़ने से इसे अत्यंत प्रभावशाली हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए प्रतिधन प्रधन हार प्रहार, आधन हार, समधन हार संहार। तो
ये बाकी एग्जाम्पल है। अब उपसर्गों के भेद देख लेते हैं एक बार। देखिए, मूलतः भेद तो भैया बहुत हैं, अनेकों है, गिनाने संभव नहीं है, लेकिन मूल मूल जो बात करें संस्कृत में भी होते हैं, हिंदी के भी उपसर्ग, विदेशी के। क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है हिंदी भी करने चाहिए, फिर भी मैंने यहाँ पे संस्कृत के लगा लिया। आप पढ़ लीजिएगा एक बार, ये रटने वाले शब्द इनको रट लीजिएगा थोड़ा। आपके एग्जाम में भी आ रखा है, जैसे मान लीजिए पूछे अभी से कुछ बनाइए, तो आप थोड़ा बना सकते हैं भाई, अभी से अभिमान, अभिनय, अभिलाषा। लेकिन हम हिंदी पर चलते हैं, हिंदी वाला ये रहा। देखिए, यहाँ पे बात करें तो कुछ कुछ है, जैसे उपसर्ग आ जाएगा, अ से अभाव। हम्म, ठीक है। ये अछूता, अनपढ़, अनमोल, अनजान, अचेत, अनकहानी। अध से अधपका, अधमरा, अधखिला, अधकचरा। कु से कुपुत्र, कुकर्म, कुख्यात। कम से कमजोर, कमक्ल, कमूर। बे से बेईमान, बेकसूर, बेनाम। ला से लाचार, लावारिस, लाजवाब। अब आते प्रत्यय। अब प्रत्यय क्या होता है? ये पीछे जुड़ता है, इसके में पारन तो आप इस जोड़ सकते हैं, जो पीछे जुड़े, और उपसर्ग जो आगे जुड़े। इतना समझ गए हैं। अब पीछे कौन कौन से जुड़ना है, लेकिन इसके भी देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। लघु धन ता, लघुता। बंगाल धन ई, बंगाली। रंग धन ई, इला, रंगीला। इसके मुख्य तो दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। एक बार ये क्या है देख लेते हैं। कृत्य प्रत्यय होता है जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप यानी धातु के पीछे जुड़ते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। उनसे बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं। जैसे ये जो जुड़ रहा है, ये कृत है, कृत्य प्रत्यय है, लेकिन जो हमें प्राप्त हुआ, कृदंत बन गया। जैसे पढ़ धन आकू, पढ़ाकू। दौड़ धन ना, दौड़ना। आगे देखिए तो तद्धित प्रत्यय, जैसे जो प्रत्यय की क्रिया या धातु को जो छोड़कर अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़ते हुए उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे सुंदर धन्ना। सुंदर यहाँ पे क्या है? सुंदर का मतलब क्या है? ये विशेषण है। यहाँ पर पढ़ का मतलब क्या था? ये धातु था, एक प्रकार का मूल धातु। सुंदर ता हो जाएगा, ये सुंदर धन था। और देखिए तो अप ना धन पन, तो यहाँ पे सर्वनाम जुड़ गया है अपना, और पन जुड़ गया तो अपनापन बन गया। कहने का आशय, जब संज्ञा और सर्वनाम आगे लग जाए तो वो तद्धित है, और आगे कोई धातु लगे तो वो कृत प्रत्यय है। आगे देखिए तो यहाँ पे कुछ कुछ एग्जाम्पल है, मैंने एग्जाम्पल भी लगा दिए हैं। यहाँ पे कुछ कुछ धर्म मूल शब्द है। प्रथम शब्द ध, परिवर्तित स्वर है धा, और लग गया उसमें एक प्रत्यय तो बन गया धार्मिक। विज्ञान में एक प्रत्यय लगा, वैज्ञानिक। मुख में लगा तो मौखिक। संकेत में सांकेतिक, सेना में सैनिक। आगे देखो यह अब लगने वाले, जैसे पंडित में त प्रत्यय लग गया, त्य, तो पांडित्य। सुंदर में यह लग गया तो सौंदर्य। कवि में लगे तो काव्य। तो ये मूल बातें आप देख लीजिए, ये कुछ ट्रिक हैं। अब हम आते हैं डायरेक्ट यूनिट थर्ड पे। अब हम यूनिट थर्ड में पढ़ने वाले वाक्य की परिभाषा क्या है, और इसमें वाक्य के भेद क्या है। मैं इस वाले विषय को नहीं करा रहा हूँ। अब हम आते हैं वाक्य की परिभाषा में, जिसमें डॉक्टर भोलानाथ तिवारी वाक्य के संदर्भ में लिखते हैं। वाक्य भाषा की वह सहज इकाई है जिसमें एक या एक से अधिक पद या शब्द होते हैं, तथा जो अर्थ की दृष्टि से पूर्ण हो या अपूर्ण, व्याकरणिक दृष्टि से अपने विशिष्ट संदर्भ में अवश्य पूर्ण होती है। साथ ही उसमें परोक्ष या प्रत्यय रूप से कम एक समापिका क्रिया अवश्य होती है। अब आगे देखिए तो वाक्य की अवधारणा से जुड़े दो प्रमुख सिद्धांत होते हैं, अभिहितान। देखिए, जिसमें से है पहला अभिहितान्वयवाद, जो कुमारिल भट्ट का है, और अन्विति विधानवाद, जो आचार्य प्रभाकर का है। पहले सिद्धांत देखें तो इस सिद्धांत के अनुसार वाक्य में पद की सत्ता सबसे महत्वपूर्ण होती है। पदों के मेल से ही वाक्य बनता है। यदि पद ना हो तो वाक्य का सृजन नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरा है, इस सिद्धांत के अनुसार भाषा की वास्तविक और सार्थक इकाई वाक्य ही है। वाक्य को तोड़ने से पद बनते हैं। पदों की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। आधुनिक भाषा वैज्ञानिक जैसे ब्लूमफील्ड, जॉन लियोस आदि इसी यदि बात करें, आदि भी इसी वाक्यवाद का समर्थन करते हैं, क्योंकि विचारों का पूर्ण आदान प्रदान वाक्य के माध्यम से ही होता है। अब वाक्य के अंग अंग देखें तो मूलतः दो है, उद्देश्य और विधेय। इसमें उद्देश्य का अर्थ है वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया है, जो कार्य कर रहा है, मतलब सब्जेक्ट। सरल पहचान में वाक्य कर्ता कहलाता है, और विधेय में उद्देश्य या कर्ता के बारे में जो कुछ भी काम कहा जाता है, जो कुछ भी कहा जाता है या जो कार्य हो रहा है, उसे विधेय कहा जाता है, मतलब जिसे क्रिया भी कहा जा सकता है। अब आगे आते हैं, इसमें मूल मूल ये उदाहरण दे रखे हैं। वाक्य की भेद और रचना, जो मूल है भैया, वाक्य के भेद जो रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर है। आपने अवश्य पढ़े होंगे बचपन में, जिसमें से रचना के आधार पर तो तीन है, लेकिन अर्थ के आधार पर 8 हो जाते हैं।
इसमें रचना के आधार पर पहला है सरल या असाधारण वाक्य। जो सरल वाक्य बिल्कुल अपने आप में, जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय और एक ही अ, होता है उद्देश्य विधेय, जो वो क्या कहलाते हैं, सरल वाक्य कहलाते हैं। यदि वाक्य में एक से अधिक कर्ता हो परंतु वे एक ही क्रिया से समान रूप से जुड़े हों तो भी वह सरल वाक्य ही होगा। जैसे दीपा और राजू बाजार जा रहे हैं। दीपा और राजू भले ही दो सब्जेक्ट आए लेकिन क्या काम कर रहे दोनों, बाजार जाने का काम कर रहे हैं। दीपा अलग काम कर रही हो ऐसा तो नहीं है, राजू अलग काम कर रहा हो ऐसा तो नहीं है। मिश्र या मिश्रित वाक्य देख लेते हैं आगे। तो मिश्र वाक्य क्या होता है, जिस वाक्य में एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो और अन्य वाक्य उस पर आश्रित हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। यह ये वाक्य आपस में की, जो, क्योंकि जैसे ही वैसे ही यदि तो आप आदि जैसे योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए अजय ने कहा कि वह कल स्कूल नहीं जाएगा। यहाँ अजय ने कहा के बाद मन में जिज्ञासा पैदा होती है, मिश्र वाक्य है। अजय ने कहा, ये की जो शब्द है ये क्या है, योजक शब्द है जो मिश्र वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है। अजय ने कहा, मान लीजिए मैं छोड़ दूं, फिर वह कल स्कूल नहीं जाएगा। ये अपने आप में पूरा स्वतंत्र वाक्य है दूसरा वाला, लेकिन ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। ये किस पर डिपेंड है, इस पर डिपेंड है। अजय ने कहा, अगर मैं अजय ने कहा के बाद छोड़ दूं तो ये जिज्ञासा आकांक्षा पैदा कर देगा। तो कहने का आशय है वाक्य में जो प्रथम उपवाक्य है वह किस पर, दूसरे उपवाक्य पे क्या हो, निर्भर हो। आगे देखिए, जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र सरल वाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय शब्द से जुड़े हों तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें दोनों जो वर्ण होंगे वाक्य होंगे अपने आप में स्वतंत्र होंगे, लेकिन बीच में एक क्या आ जाएगा, योजक चिन्ह या समुच्चयवादक बोध आ जाएगा। अब इसकी पहचान करने बीच में भैया आपका और, तथा, एवं, इसलिए, परंतु, किंतु, लेकिन या अथवा आ जाएंगे। जैसे राजू खाना खा रहा था और उसका भाई खेल रहा था। यहाँ दो सरल वाक्य हैं और शब्द भी जोड़ा गया है। अब अर्थ के आधार पर वाक्य देखें तो विधिवाचक और सकारात्मक वाचक जो पॉजिटिविटी दे, जिसमें कोई झोल झमेला ना हो। जैसे जाड़े की धूप बहुत प्यारी लगती है, पॉजिटिव बात है। निषेध वाच्य जो नकारात्मक हो, जिसमें नहीं आ जाए, वह ये निषेध वाक्य। जैसे वह आज तुम्हारे घर नहीं जाएगा, शिक्षक आज क्लास नहीं लेंगे। प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, जैसे तुम्हारे घर पर कौन था, आपको राजीव से क्या चाहिए। विस्मयादि वो बोधक वो जिस वाक्य में आश्चर्य, शोक, हर्ष, क्रोध, घृणा जैसे भाव उत्पन्न हो। क्या बात है, ऐसे दृश्य जैसे वाह क्या कितना सुंदर बच्चा है। आज्ञावाची, इसमें आज्ञा की बात हो, मोहन वह दरवाजा जाकर खोल दो, अब आप अपनी बात कह सकते हो, ऐसे ऐसे वाक्य। इच्छावाचक शब्द की बात करें, इसमें अपनी इच्छा जाहिर करनी होती हो, जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, जैसे मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। संदेहवाचक वाक्य, इसमें संदेह हो, जिस वाक्य से कार्य के होने में संदेह, संभावना या शंका का बोध हो। उदाहरण के लिए, अब तक वह सो गया होगा, शायद मुझे कल मुंबई जाना पड़े। संकेतवाची, इसमें संकेत हो, जिस वाक्य में एक क्रिया का होना या ना होना दूसरे क्रिया के होने या ना होने से पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, यदि बच्चों ने मेहनत की होगी तो अवश्य ही सफल हो जाएंगे, कठिन परिश्रम करोगे तो उच्च पद प्राप्त होगा। ऐसी चीजें जो संकेत दें हमें। तो यहाँ पर यूनिट थर्ड खत्म होती है, अब यूनिट फोर्थ स्टार्ट होती है। देखिए मैं मूल मूल चीजें पढ़ा रहा हूँ, लगने को तो आपको लग सकता है बड़ी बड़ी जल्दी जल्दी निपट रहा है, लेकिन मैं मूल मूल बातें बता रहा हूँ, जो आपने पेपर लिख कर आएंगे तो बढ़िया ही रहेगा। अब आते हैं यूनिट फोर्थ में, जो अर्थ विचार पढ़ना है। जैसे कि मैंने कहा, इसमें अर्थ की अवधारणा हम समझेंगे और शब्द अर्थ का संबंध और अर्थ परिवर्तन के कारण समझेंगे और दिशाएं समझेंगे। पहले हम परिभाषा को देख लेते हैं। अर्थ की परिभाषा क्या है। भाषा विज्ञान के अंतर्गत अर्थ को शब्द की आत्मा माना गया है। अर्थ के बिना किसी भी भाषिक संसार या संचार की कल्पना असंभव थी। अर्थ क्या है, जब हम किसी शब्द को कानों से सुनते हैं और आंखों से लिपि रूप से देखते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एक निश्चित बिंब या मानसिक छवि उभरती है। इसी मानसिक प्रतीति को भाषा विज्ञान में अर्थ कहा जाता है। मतलब सामने वाले ने कुछ कहा, मैंने उसको सुना, अपने ध्येय मतलब मन में भीतर करा, उसका ग्रहण करने के बाद मैंने घटा जोड़ करने के बाद जो मुझे समझ आया वो अर्थ है। जैसे मैंने आपके सामने प्रस्तुत करा गाय, तो आपके मैंने गाय जब बोला तो आपके दिमाग में पक्का एक प्रतिबिंब आ गया होगा। तो यही क्या है, ये अर्थ है। अर्थ प्रतीति के दो मुख्य प्रकार होते हैं, जिसमें से एक है आत्म अनुभव और एक पर अनुभव। ठीक है, मतलब अर्थ की प्रतीति मतलब अर्थ का पता कैसे चलेगा हमें, एक तो आत्म अनुभव हो सकता है हमें, या तो किसी के दूसरे अनुभव से हो सकता है। आगे शब्द अर्थ संबंध देखिए।
भारतीय भाषा विज्ञान की परंपरा में शब्द और अर्थ के बीच के संबंध को शाश्वत और अत्यंत घनिष्ठ माना गया है। किसी विशिष्ट ध्वनि समूह को किसी विशिष्ट वस्तु या भाव के साथ रूढ़ या निश्चित कर दिया जाता है। इस बोध को स्थापित करने वाला सिद्धांत में भारतीय और पाश्चात्य परंपरा के अपने-अपने साधन होते हैं। आगे देखिए तो भारतीय परंपरा में मूलतः इसके 8 बताए हैं क्या बताए 8 किसके शब्द और अर्थ के संबंध में। जैसे पहले बताया व्यवहार, कोश, व्याकरण, प्रकरण। व्यवहार की बात करें तो अर्थबोध का सबसे पहला और व्यावहारिक साधन। छोटा बच्चा अपने से बड़ों के व्यवहार और कार्य व्यापार को देखकर शब्दों के अर्थ को सीखता है। ठीक है, संबंध बता रहे हैं इसका मतलब किस प्रकार से व्यवहार से सीख जाते हैं। कोश मतलब डिक्शनरी, कठिन और अज्ञात शब्दों को हम कहाँ से देख सकते हैं, डिक्शनरी से सीख सकते हैं। वहां पे अर्थ और शब्द हमें दोनों पता चल जाते हैं। व्याकरण मतलब व्याकरण शब्दों के मूल रूप, धातु, लिंग, वचन, काल और कारक के माध्यम से अर्थ उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए करना या किया के कालगत अंतर का बोध व्याकरण में ही दिया गया होगा पक्का। प्रकरण की बात करें तो जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो तो किसी स्थान पर कोई कौन सा अर्थ लिया जाए, इसका निर्धारण संदर्भ या प्रकरण से होता है। जैसे भोजन के समय सैंधव का अर्थ नमक होता है और युद्ध के समय घोड़ा होता है। बात करें तो व्याख्या भी इसी में है कि हम किसी को एक्सप्लेन करके शब्द अर्थ बता रहे हैं। उपमान है जिसमें हम लाक्षणिकता या उपमेय उपमान उपमेय के उदाहरण देकर हम किसी को समझा रहे हैं। आप्त वाक्य है जिसमें अंतर वाक्य की बात होती है। ये बात करें तो ऋषियों, विद्वानों या प्रामाणिक व्यक्तियों और धर्म ग्रंथों के कथन जिन पर सामान्य जन बिना प्रत्यक्ष देखे विश्वास कर देते, स्वर्ग, नरक और सूक्ष्म वैज्ञानिक तत्वों का बोध। सिद्ध पद की बात करें तो सानिध्य होता है इसमें, किसी अपरिचित शब्द का जैसा का तैसा उसके प्रयुक्त किसी प्रसिद्ध शब्द के संबंध से जान लेना। जैसे श्याम जी की खेती बहुत अच्छी होती है। और इसमें बात करें तो इसमें खेती और चावल के सानिध्य का श्याम जी का अर्थ समझ में आ जाता है। 8वां अब आता है पाश्चात्य परंपरा के अनुसार। 3 है प्रदर्शन, विवरण, अनुवाद। मतलब किसी के प्रदर्शन या व्यवहार, जो मैंने उसमें कहा था किसी के व्यवहार से सीखना, कोई सिखा रहा है, ठीक है। विवरण की बात करें तो इसमें समझाकर व्याख्या दी जाती है और अनुवाद इसमें एक्सप्लेनेशन ट्रांसलेशन दिया जाता हो। ये तो आपने समझा अर्थ और शब्द का संबंध। अब हम आते हैं अर्थ परिवर्तन के कारण, क्या रीजन है आखिरकार कहीं कहीं अर्थ क्यों बदल जाते हैं। पहले भौगोलिक कारण कि हम कहीं कहीं जाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे वहां पे अलग बोले जाता है, एक जगह दूसरी जगह जाएंगे वहां अलग बोले जाते हैं शब्दों को, उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए उष्ट शब्द पहले भैंस के लिए किया जाता था मरुस्थल में। मरुस्थल में आने के बाद ये उष्ट ऊंट के लिए क्या बन गया, रूढ़ हो गया। भौतिक परिवेश की बात करें तो नई तकनीकों और बर्तनों के आने पर भी पुराने नाम चलते हैं। जैसे गलास शब्द मूलतः कांच के पात्र के लिए था, परंतु आज स्टील, पीतल, प्लास्टिक या चांदी के पात्र भी गिलास कहलाते हैं। सामाजिक परिवेश की बात करें, सामाजिक रिश्तों और संदर्भों के बदलने से अर्थ बदलते हैं। जैसे भाई का अर्थ सहोदर है, परंतु समाज में किसी अनजान राहगीर को भी हम सम्मानवश भाई कह देते हैं। विनम्रता या नम्रता प्रदर्शन आप देख सकते हैं इसमें, और भावावेश दे सकते हैं किस प्रकार से कि हम विनम्रता में अपनी विनम्रता दिखाने के लिए लोग अपने बड़े मकान को झोपड़ी या भोजन जुड़ जुड़ कह देते हैं कि हाँ भाई मेरा तो झोपड़ी है, ये है। वहां पर अर्थ क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। भावावेश, कभी क्रोध क्रोध में हम कह देते हैं कि तू उल्लू है, तू शैतान है, तो वहां पे अर्थ बदल गया कि मनुष्य उल्लू कैसे हो सकता है। व्यंग भी किया जाता है किसी पर, वही वाली बात है इसमें, किसी को हम व्यंग व्यंग में क्या बोल देते हैं, अ, किसी को बृहस्पति हरिश्चंद्र कह देते हैं कि भाई तू तो हरिश्चंद्र है, तू सती सावित्री है, ऐसे शब्दों का प्रयोग। सामान्य के लिए विशेष का प्रयोग। अज्ञान और भ्रांतिवाद, हम कभी किसी शब्द का गलत प्रयोग कर ले लेते हैं, जैसे पूजनीय या फालतू शब्द। देखिए तो तद्भवीकरण भी हो जाता है, शब्दों के घिस जाने से अर्थ बदल जाता है। जैसे श्रेष्ठी से श्रेष्ठ सेठ बन गया, जो अब एक व्यावसायिक जाति का पद सूचक है। ठीक है, आगे देखें तो बल का अवतरण, बल मतलब किसी को फोर्स में चेंज कर दिया जाता है। जैसे उपाध्याय से ओझा बनना, गुलाम से नेव। पहले सामान्य लड़कों के लिए, बाद में दास या धूर्त के अर्थ बदल गए। आगे देखें पुनरावृत्ति, तो एक ही अर्थ वाले दो शब्दों का साथ प्रयोग। जैसे मलय गिरी पर्वत, पर्वत गिरी, अ, पर्वत गिरी पर्वत, विंध्याचल पर्वत या पावरोटी। एक शब्द का प्रयोग, बड़े वाक्यांश की जगह केवल एक ही मुख्य शब्द का प्रयोग कर देना। जैसे रेलवे स्टेशन की जगह केवल स्टेशन, पॉकेट स्टैम्प की जगह स्टैम्प।
या हेडमास्टर प्रिंसिपल साहब की जगह मात्र साहब या प्रिंसिपल कह देना। तो दोस्तों यहाँ पर आपने समझा अर्थ आखिरकार बदलते किस कारण है। अब अर्थवर्ग की दिशा कौन सी है? मुख्यतः देखिए, जो भाषा वैज्ञानिक फ्रांस के विद्वान मिशेल ब्रेयर है, उनके अनुसार अर्थ परिवर्तन के मुख्य रूप से 3 दिशाएँ होती हैं, जिसमें से पहले 3 थी लेकिन बाद में के 2 और जोड़ दी गई, जो अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थादेश और अर्थोत्कर्ष और अर्थापकर्ष है। तो पहले देखते हैं अर्थ विस्तार। जब अर्थ का विस्तार हो जाता है, जब कोई शब्द अपने संकुचित अर्थ या सीमित दायरे से निकलकर बहुत बड़ा अर्थ ले लेते हैं, ठीक है? जैसे तेल। तेल पहले केवल तिल का तेल था, लेकिन अब क्या हर मूँगफली, नारियल हर तेल के लिए किसका प्रयोग हो रहा है? तेल। प्रवीण। अब पहले केवल वीणा बजाने वाले को प्रवीण कहते हैं, लेकिन अब प्रवीण का अर्थ क्या हो गया? कुशल व्यक्ति हो गया, क्योंकि जो कुशल है वो प्रवीण है। ठीक है? इसी तरह कुशल शब्द भी है, जिसका मतलब क्या होता है? तो घास ले कुश एक प्रकार की घास होती थी पहले, उसको लेकर आता था। तो मतलब उस प्रकार को लेके आने वाला वो कुशल कहलाता था। लेकिन आज के टाइम पे कुशल कौन है? चतुर व्यक्ति कोई। इस तरह अर्थ संकोच इसका विपरीत हो जाएगा, जहाँ पे अर्थ पहले अपनी सीमित अर्थ अपने विस्तृत अर्थ से सीमित अर्थ में आ गया। जैसे मृग। मृग पहले सभी जंगली पशुओं के लिए प्रयोग होता था, लेकिन अब हिरण के लिए होता है। लेकिन जो पंकज का, जैसे मैंने ऊपर भी आपको बताया, पंकज का अर्थ पहले क्या होता था? पहले बहुत विस्तृत था कि जो कीचड़ में जो उत्पन्न लिया है। अब पंकज का अर्थ क्या हो गया? मात्र कमल तक रह गया सिमट कर। मंदिर ले लेते, मंदिर पहले कोई भी विशाल भवन होता था, लेकिन अब मंदिर मतलब देवी स्थान। और इसी तरह अर्थादेश करें तो अर्थादेश का मतलब इसमें ना तो विस्तार होता है ना संकोच, बल्कि ये मूल अर्थ पूरी तरह गायब हो जाता है इसमें। असुर ले लेते जैसे। असुर वेदों में इसका अर्थ देवता था, लेकिन अब राक्षस हो चुका है। देखिए तो आकाशवाणी। आकाशवाणी पहले देवताओं की दिव्य वाणी कहलाती थी, अब रेडियो की वाणी आकाशवाणी कहला रही है। साहस। पहले इसका अर्थ चोरी, डकैती या व्यभिचार या हिम्मत कहलाता था, लेकिन अब भैया ये चेंज हो गया। अब चोरी डकैत का मतलब आप अच्छे जानते हैं। अर्थोत्कर्ष का मतलब समझते हैं, जब किसी शब्द का अर्थ समय के साथ अपनी हीनता या सामान्य स्थिति से उठकर श्रेष्ठ, उत्तम या प्रशंसा सूचक बन जाता है, जैसे मुग्ध, कोष्ठी, सभ्य। ठीक है? अर्थापकर्ष आप लिख सकते हैं, जब किसी श्रेष्ठ या सामान्य शब्द का अर्थ समय के साथ गिरकर निकृष्ट, हीन या अश्लील या निंदा सूचक हो जाता है, जैसे शोच, पुंगव और हरिजन। शोच का सामान्य अर्थ पहले के समय क्या था? पहले इसका अर्थ था सूची या पवित्रता, लेकिन आज के टाइम पे मल त्याग करना ही क्या कहला रहा है? शोच कहलाता है। और हरिजन का मतलब, पहले हरिजन का मतलब भगवान के भक्त संत होते थे, अब एक विशिष्ट जाति के लिए हरिजन का प्रयोग हो रहा है। तो मूलतः हम समझे इसके महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल सकता है, अर्थ विज्ञान का यह अध्ययन प्रमाणित करता है कि शब्द अपरिवर्तनीय नहीं है, बल्कि समाज, भूगोल और संस्कृति और मानव विज्ञान के प्रभाव से शब्दों की आत्मा यानी उनके अर्थ का निरंतर पुनर्जन्म होता रहता है। तो दोस्तों उम्मीद है आप अच्छे से यहाँ पे इस पूरे विषय को समझ सके होंगे। यदि वीडियो के अंत तक बने रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां पर जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और उस पीडीएफ को डाउनलोड करें। बहुत एक बार आपका पुनः पुनः धन्यवाद।